हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंकिता। तो हम आज की वीडियो को लेकर के आए हैं चैप्टर 5 के ऊपर। चैप्टर 5 में हम बात करने वाले हैं अरेस्ट रिलेटेड, जहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट मतलब लोगों को डिटेन करके रखना एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में पुलिस के द्वारा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 35, जिसमें बात की जा रही है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट? अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए पढ़ना? क्योंकि जब भी एक अरेस्ट किया जाता है तो हमें वारंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये एक नेसेसरी चीज़ है। तो जो कोर आइडिया होता है हमारा, नॉर्मली अरेस्ट नीड्स अ मजिस्ट्रेट्स वारंट, ठीक है। लेकिन अब एक्सेप्शन इस केस में क्या है? एक्सेप्शन ये है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जहाँ पर अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी केसेस अंडर सेक्शन 35 इसमें बताए गए। अब हमें वो देखने हैं कि वो क्या क्या केसेस हैं। सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, अ पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। तो जो भी पुलिस ऑफिसर है वो बिना ऑर्डर के मैजिस्ट्रेट के या फिर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है पर्सन को इन पर्टिकुलर कंडीशंस में। अब ये कंडीशंस क्या क्या हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो फर्स्ट आ जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दे, ठीक है, तो उस व्यक्ति को इंस्टेंटली वहीं के वहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, देखिए, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने क्या किया? बी एक पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पर ए ने स्टेप किया है सी को। अब बी को ज़रूरत नहीं है कि वारंट लेकर के आए, ठीक है। बी जाएगा और ए को गिरफ्तार कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि इसने जो ऑफेंस किया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़? ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए और इसके प्रेजेंस में किया हुआ होना चाहिए। तो इसमें आता है बी। इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट में ऐसी कोई रीज़नेबल कंप्लेंट फाइल हुई है, ठीक है, या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है और रीज़नेबल सस्पिशन है। अब किस चीज़ का है? कि उस व्यक्ति ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जिसको पनिश किया जा सकता है लेस देन 7 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से कम से लेकर के 7 साल तक की सज़ा से उसको किया जा सकता है पनिशेबल, विद और विदाउट फाइन। अब यहाँ पर बात यह है कि इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड नेमली। अब जो नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इनको सेटिस्फाई होना उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या क्या है? जो पुलिस ऑफिसर है वो, उसको रीज़न टू बिलीव हो जाए उस कंप्लेंट के ऊपर और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर और सस्पिशन के ऊपर कि जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में सारी चीज़ें आई हैं उसने कमिट किया है उस ऑफेंस को, ठीक है। और सेकंड में कहा जा रहा है, पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज़ नेसेसरी। अरेस्ट करना वहाँ पर नेसेसरी हो जाता है इन सभी चीज़ों को देखते हुए। किस चीज़ के लिए अरेस्ट करना नेसेसरी है? प्रिवेंट करने के लिए ऐसे पर्सन को कोई फर्दर ऑफेंस कमिट करने से, ठीक है, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर उसको प्रिवेंट करने से जो भी एविडेंसेस हो सकते हैं उस ऑफेंस से रिलेटेड उनको डिसअपियर करने से, या फिर उन एविडेंसेस को टेम्पर करने से, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए अगर अरेस्ट नेसेसरी हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उस कंप्लेंट, उस इंफॉर्मेशन और उस सस्पिशन पर उस व्यक्ति को वहाँ पर अरेस्ट कर सकता है। और यदि जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया जाना है वो इंड्यूसमेंट कर सकता है, थ्रेट कर सकता है कॉज किसी व्यक्ति को, या फिर प्रॉमिस कर सकता है किसी व्यक्ति को, अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें कोई ना कोई फ़ायदा देंगे या फिर किसी तरीके से तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएंगे, अगर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा विटनेस हो जिसने सारी चीज़ें देखी हों, उसको डिस्क्लोज़ करने से वो व्यक्ति रोक दे किसी भी तरीके से, तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए उसको अरेस्ट करवा दिया जाएगा। और लास्ट में आता है एक और पॉइंट। इसमें कहा जा रहा है कि यदि जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, वो इस प्रकार के व्यक्ति है कि अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो उसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट में इंश्योर नहीं की जा सकती है जब भी रिक्वायर होगा उसका कोर्ट में उपस्थित होना, ठीक है। तो क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है इन सभी रीजंस को रिकॉर्ड करके, ठीक है, राइटिंग में रिकॉर्ड करके और प्रोवाइड कर देगा और वहाँ पर अरेस्ट कर लेगा। वहीं पर नेक्स्ट प्रोवाइजो में कहा जा रहा है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, अगर इन सभी रीजंस में वो उसकी अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है
तो उसको भी वो वहाँ पर राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, और उस अरेस्ट को नहीं करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको रीज़न्स को राइटिंग में रिकॉर्ड करना है। आगे आता है ये सी, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, जहाँ से पता चल रहा है कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो ऑफेंस में पनिशमेंट जो है वो 7 साल से ज़्यादा है, विथ फाइन और विदाउट फाइन। साथ में डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है, और जो पुलिस है उसको पूरा रीज़न टू बिलीव हो चुका है, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके ऊपर, कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, तो वहाँ पर वो उसको अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद आता है डी। इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रहा है, ठीक है, इस संहिता के अंडर में, या फिर अंडर द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रहा है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर कि आप वारंट लेकर के जाओ, जब वो व्यक्ति ऑलरेडी एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन हो गया? जो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति जहाँ पर भी दिखाई दे, आप इसको अरेस्ट करके इस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दीजिए। उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि भाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है ई। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पोजेशन में ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, जो कि उसके ऊपर सस्पेंशन है उसका, कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट किया है, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस थिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है एफ। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को जब वो अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूशन कर रहा है अपनी ड्यूटी का, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया, ठीक है, अब अरेस्ट करने गया और एक व्यक्ति उसको रोक रहा है अरेस्ट करने से, तो ये क्या कहा जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो व्यक्ति, तो वहाँ पर उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से वो एस्केप कर गया या अटैम्प्ट कर लिया उसका एस्केप करने का फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट वारंट। इसके बाद आता है जी, जिसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर सस्पेशन है कि भाई सस्पेक्टेड है कि ये जो व्यक्ति है वो डिजर्टेड है फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऐसा व्यक्ति है जो या फिर आर्मी में था, नेवी में था, या फिर एयरफोर्स में था, और वो छोड़ करके आ गया है, उसको विदाउट एनी रेजिग्नेशन किसी भी प्रकार से छोड़ करके आ गया है, तो उस व्यक्ति को भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है एच। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में ऐसी कोई कंप्लेंट करी गई है और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है और वहाँ पर ऐसा सस्पेशन आ गया है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, उसने ऐसा कोई एक्ट किया है इंडिया के बाहर, अगर उस एक्ट को इंडिया में कमिट किया जाता तो वो पनिश होता एज अ ऑफेंस। तो वो व्यक्ति जिस भी प्रकार से, अगर वो एक्स्ट्राडिशन के अंडर में है या फिर किसी भी अदरवाइज, उसको इंडिया में अप्रहेंड किया जा सकता है और कस्टडी में लिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है आई। एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रिलीज़ किया गया है और वो कन्विक्टेड था, ठीक है, उसको कुछ रूल्स के अंडर में उसको वहाँ पर रिलीज़ किया गया था, अब उसने ब्रीच कर दिया वहाँ पर। अब जो रूल्स थे वो थे सेक्शन 394 के सबसेक्शन 5 के अंडर में। अब अगर उसने ब्रीच कर दिया है तो वहाँ पर उसको कहीं भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। अब इसके बाद आता है जी, जिसमें कहा जा रहा है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन वेदर इन राइटिंग और ओरल। सो इसको हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक ये पुलिस स्टेशन है और एक ये पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज है और जो जिसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज है वो इस थाने के आसपास रह रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति, तो ये रिक्वेस्ट करेगा इनको, ठीक है, ये थाना रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये डिटेल्स हैं इस व्यक्ति की, उसने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है और आप इसको अरेस्ट करके यहाँ पर भिजवा दीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो क्या होगा? देखिए, अब ये जो रिक्वेस्ट है ये ओरल भी करी जा सकती है और राइटिंग में भी करी जा सकती है, ठीक है, दोनों ही प्रकार से इसको किया जा सकता है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है
जब ऐसी रिक्वेस्ट रिसीव होती है फ्रॉम द अदर पुलिस ऑफिसर, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पर स्पेसिफाई किया जाता है कि भाई किस व्यक्ति के अगेंस्ट में है और क्या ऑफेंस किया गया है और उसका कॉज क्या था। और इन सभी इन्फॉर्मेशन से वहाँ पर ये अपीयर होता है कि अगर उसको अरेस्ट किया गया तो वो लॉफुल अरेस्ट होगी, ठीक है। और लॉफुल अरेस्ट होगी विदाउट वारंट, मतलब कॉग्निजेबल केस हुआ होगा वहाँ पर कोई ना कोई, तो वहाँ पर उस ऑफिसर के द्वारा उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड सबसेक्शन। इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू सेक्शन 39। सेक्शन 39 में दिया हुआ है उसके सब्जेक्ट उसके अंडर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है? थोड़ा कम सीरियस ऑफेंस, जिसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट, आपको वारंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ ऑफेंस किया है और कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। देखिए, हमने ऊपर देखा था कि कहाँ पर अरेस्ट नेसेसरी है वहाँ पर रीजंस रिकॉर्ड करके अरेस्ट कर ली जाएगी, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर अरेस्ट नेसेसरी नहीं है उस सब सेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम रीजंस रिकॉर्ड करेंगे और अरेस्ट नहीं करेंगे। अब अरेस्ट नहीं करेंगे तो केस पूरा आगे कैसे चलेगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, सो उसके बारे में इसमें कहा जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा उन सभी केसेस में जहाँ पर अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है सबसेक्शन 1 में, तो इशू करेगा एक नोटिस को उस पर्सन के अगेंस्ट में, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है और सस्पिशन मिला है, ठीक है, कि भाई आपने ऐसा ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, आपके अगेंस्ट में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको अरेस्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपीयर होना पड़ेगा, और अगर वो कोई अदर प्लेस बताए तो वहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर नोटिस में वो सारी की सारी चीज़ें स्पेसिफाई करी जाएंगी, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस होगा वहाँ पर उसको अपीयर होना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है फोर्थ, जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे अगर ऐसा कोई नोटिस इशू किया जाता है तो उस व्यक्ति की ड्यूटी हो जाती है कि वहाँ पर वो कंप्लाई करे विद द टर्म्स ऑफ दैट नोटिस, ठीक है। इसके बाद आता है 5 में कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है जब तक वो कंप्लाई करता है उस नोटिस से, वो कंटिन्यू करता है उस कंप्लाइंस को, ठीक है, उस नोटिस के साथ, तब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के रेफरेंस में। लेकिन unless for the reasons to be recorded, police officer is of the opinion that he ought to be arrested, जब तक पुलिस ऑफिसर को नहीं लग जाता है कि उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट है 6। इसमें कहा जा रहा है जैसे ही वो कंप्लाई करने से फेल होता है, फेल किस चीज़ को, जो टर्म्स हैं उस नोटिस के उसको, और अनविलिंग होता है आइडेंटिफाई करने से खुद को, वो बताता ही नहीं है कि वो कौन है, वो वही व्यक्ति है जिसको सारी चीज़ें करी गई हैं, उन टर्म्स को अप्लाई करने के लिए कहा गया है, क्या वे वही व्यक्ति है। अगर ए व्यक्ति से पूछा जाए क्या तुम ए ही हो, और वो कहता है नहीं मैं ए नहीं हूँ, मैं तो बी हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहा है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वहाँ पर ऑर्डर निकाला है उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए उसको अरेस्ट कर लेगा, जो उसने ऑफेंस हुआ है किया है उसके लिए, ठीक है। 7 में आ जाता है नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन, कोई भी अरेस्ट प्रायर परमिशन के नहीं किया जाएगा। अब कहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कहाँ पर परमिशन की ज़रूरत होगी, तो इसमें कहा जा रहा है कि परमिशन ली जाएगी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, मतलब डीएसपी की, उन केसेस में जहाँ पर जो ऑफेंस है वो लेस देन 3 ईयर्स से, और जो व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है वो इन्फॉर्म है या फिर 60 ईयर्स के अबव है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होगी, 3 ईयर्स से कम का तो आपने ऑफेंस किया है, ऐसा कोई ऑफेंस है, और जो अरेस्ट किया जाना है वो भाई इन्फॉर्म व्यक्ति है, और या तो फिर 60 ईयर्स का व्यक्ति है, उससे ज़्यादा का कोई व्यक्ति है, उसको अरेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इन केसेस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डीएसपी की, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 36।
एक सेकेंड। सेक्शन 36 यहाँ पे बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। मतलब जब हम एज अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा और ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में। सो इसमें कहा जा रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शेल बियर। तो इनको कुछ ड्यूटीज़ हैं जो मैंडेटरी हैं। यहाँ पे शेल यूज़ हुआ है, एक सेकेंड, शेल यूज़ हुआ है तो देखिए क्या है। Bear a accurate, visible, and clear identification of his name and will facilitate easy identification। तो यहाँ पर बात हो रही है नेम प्लेट की। तो हम बात कर रहे हैं नेम प्लेट की, ठीक है। अब बात की जाती है, देखो जो नेम प्लेट होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की वो एक्यूरेट होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए और क्लियर आइडेंटिफिकेशन उससे पता चलनी चाहिए नेम की, ठीक है। इसके बाद आती है बात बी की। इसमें कहा जा रहा है कि मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाएगा उस अरेस्ट का जो की जा रही है वहाँ पर, ठीक है। अटेस्टेड किया जाएगा बाय एटलीस्ट वन विटनेस, एक व्यक्ति के द्वारा जो कि मेंबर हो सकता है फैमिली का, ठीक है, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, और रिस्पेक्टेबल मेंबर होता है लोकेलिटी का। तो इन दोनों में से कोई एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी ऐसी अरेस्ट हुई है और इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद उसको कॉन्ट्रासाइन किया जाएगा बाय द पर्सन जो कि अरेस्ट हुआ है। जा रहा है सी में, देखिए इन्फॉर्म किया जाएगा उस अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है, और मेमोरेंडम जो होगा उसको फैमिली मेम्बर्स से अटेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो उसको साइन कर देंगे। अगर ये नहीं होता है तो उसके पास राइट है, उस अरेस्टेड पर्सन के पास, कि वो अपने किसी भी रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को या फिर किसी अदर पर्सन को जिसका भी वो नाम वहाँ पर देगा उसको इन्फॉर्म कर देगा उसकी अरेस्ट के बारे में, ठीक है। या तो फिर अगर मेमोरेंडम अटैच करवा लिया है तो वो एक अलग चीज़ है। अगर ये नहीं हुआ है तो वहाँ पर उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 37, जिसमें हम बात कर रहे हैं डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में। अब ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर कौन है? तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करेगा ऐसे पुलिस कंट्रोल रूम्स को हर एक डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर भी। तो दो जगह पर किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बी में कहा जा रहा है डेजिग्नेट करेगा ऐसे पुलिस ऑफिसर को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक पुलिस स्टेशन में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है। एएसआई रैंक के व्यक्ति को या फिर उससे छोटा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसके अपर में हो सकता है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा ऐसी इंफॉर्मेशन को, उन नेम्स की और उनके एड्रेसेस की जो व्यक्ति वहाँ पर अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने किस प्रकार का ऑफेंस किया है, नेचर ऑफ द ऑफेंस के बारे में, और क्या चार्जेस लगे हैं उसके बारे में। और इन सभी इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले किया जाएगा जैसा मैनर वहाँ पर बता दिया जाए उस फॉर्म में, और डिजिटल मोड में हर एक पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पर अरेस्ट हुआ है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, यहाँ दो जगह उसको डिस्प्ले किया जाएगा इन द डिजिटल मोड। अभी ड्यूटी किसकी होगी? एएसआई रैंक के पुलिस ऑफिसर की। तो इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? बाय द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ऐसे कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रेख करी जाएगी। इसके बाद बात आती है सेक्शन 34 की, जिसमें बात हो रही है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो इसका मतलब क्या है? जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसको इंटेरोगेट किया जा रहा है बाय द पुलिस ऑफिसर, वो एंटाइटल है अपनी चॉइस के एडवोकेट से मिलने के लिए, जो भी जिससे भी वो चाहता है कि भाई जो भी उसका एडवोकेट बने, जो भी उसका केस प्रेजेंट करे, तो जो इंटेरोगेशन चलेगा उसके ड्यूरिंग में वो उससे मिल सकता है। लेकिन थ्रू आउट इंटेरोगेशन वो उसके साथ में नहीं रह सकता है, लेकिन ड्यूरिंग उसके मिल सकता है। सो ये जो पॉइंट है ना कि वो थ्रू आउट नहीं रह सकता है लेकिन उसके ड्यूरिंग में मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं।